देखो पूरे भारत के इतिहास के संदर्भ में कि भारत के इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भाग में बांट दिया गया है। किसी भी देश का जो इतिहास जो पढ़ेंगे तो हर एक समय में एक ही प्रकार की व्यवस्था नहीं ना होती है। अब आज से प्राचीन काल बहुत समय पहले जो है अलग प्रकार की व्यवस्था थी, शासन ही चलाए जाते थे, तो राजा वाला सिस्टम था, राजा होते थे। और एक राज्य जैसे अभी भारत देश है तो भारत देश के रूप में नहीं हुआ करते थे, अलग अलग जनपद के रूप में हुआ करते थे, जनपद होते थे, महाजनपद होते थे, जैसे राज्य सब होते हैं ना, और हर एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। जैसे वर्तमान समय भारत जो है एक ही भारत है, उसके अंदर में सारा राज्य है, कोई राज्य स्वतंत्र नहीं ना हो सकते, अलग नहीं ना हो सकते हैं। लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी नहीं थी, उस समय अलग अलग भाग में बटा हुआ था सब भारत के अंतर्गत में ही। मगध अलग हुआ, इसके बाद गांधार क्षेत्र अलग हो गया, इसके बाद वैशाली का क्षेत्र जो है ये अलग हो गया। मतलब सभी प्रकार के क्षेत्र सब जो है अलग अलग भागों में थे, हर एक जगह के राजा थे, अलग अलग राजा, मतलब एक ही राजा नहीं थे, पूरे देश में एक ही राजा नहीं होते थे, अलग अलग राजा सब होते थे। उस समय की शिक्षा व्यवस्था भी अलग थी, अभी की शिक्षा व्यवस्था अलग है, उस समय के समाज अलग था, अभी का समाज अलग है, तो हर एक बातें अलग अलग हुआ करती है। इसलिए अध्ययन जो किया जाएगा तो अलग अलग भाग बांट करके देखा जाएगा कि 200, 4, 20, 25, 50, 100, 200 वर्षों तक का जो देखा जाएगा कि इतने समय की व्यवस्थाएं एक जैसी है, तो उसको एक भाग में रख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि व्यवस्थाएं बदल रही है, शासन व्यवस्था का स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है, इस आधार पर एक नया वर्ग जो है उसको एक नया काल मान लिया जाएगा। तो उस आधार पर समानता विभाजन जो कहते हैं 3 भाग में, दूसरे जगह का भी भारत के इतिहास को भी, दूसरे जगह के इतिहास को भी समान रूप से 3 भाग में बांट देते हैं, एक प्राचीन काल, एक मध्यकाल और एक आधुनिक काल। तो भारत के इतिहास को भी जो है अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यानी कि भारत के इतिहास का हो गया 3 भाग। एक हो गया प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। देखो मध्यकाल जो मानते हैं तो शुरुआत से, जब से अध्ययन का शुरुआत होने लगा, अध्ययन के आधार पर, लिखे हुए के आधार पर अध्ययन किया जाने लगा, तब से लेकर के और 8वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी तक प्राचीन काल माना गया। 8वीं शताब्दी का मतलब समझते हो? अभी कितनी शताब्दी चल रही है? 23वीं शताब्दी चलने लगा। कितना? 21वीं शताब्दी ना, ये ना कि 2021 था, 2022 हो गया तो 22 100 साल की शताब्दी हुई। 2100 साल हुआ, 2100 साल नहीं हुआ है, 2000 साल हुआ है। 2000 बीता ना, 2000 हुआ ना, 2000 हो गया 2000, तो 2000 बीतने पर 20वीं शताब्दी बीत गई। अब 21वीं शताब्दी चल रही है, यानी कि 21वां 100 चल रहा है। ऐसे होते 2000 कितना तक आया? अभी 23 आया है, 24, 25, 26 आएगा और आते आते जब 2000 बीत जाएगा 2100 हो जाएगा, 2099 आएगा, उसके बाद 2100 आएगा, 2099 के बाद 2100 आएगा ना। जब 2100 आ जाएगा तो 21वीं शताब्दी बीत जाएगा, 22वीं शताब्दी शुरू होने लगेगा। समझ गया? एक शताब्दी में सर मतलब कहने का मतलब 1.5 पीढ़ी गुजर जाता होगा ना। एक शताब्दी जो है अगले शताब्दी तक जो है 1.5 पीढ़ी, अगले शताब्दी में जो है तुम लोग 22वीं क्या 21वीं शताब्दी में ही रहोगे। 22वीं शताब्दी आते आते तक जो है खत्म, नया जनरेशन, अगली पीढ़ी का भी अगली पीढ़ी शुरू हो गया था, क्योंकि अगले 20-25 वर्ष के बाद जो है नई पीढ़ी शुरुआत हो जाती है। 25-30 वर्ष के बाद अगली पीढ़ी हो जाती है। पीढ़ी 100 वर्ष के बाद थोड़ी, आदमी यदि मान लो 100 साल जी भी जाएंगे तो अगली पीढ़ी 100 साल के बाद होगी। नहीं सर, 25-30 वर्ष के बाद जो अगली पीढ़ी आ जाती है। तो ये 100 साल की शताब्दी, वैसे वैसे करके 200 साल बीत गया, 2000 ईस्वी बीत गया, और ये गिनती 1-2 ईस्वी सब जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ तो ऐसे, क्योंकि उस समय यूरोप वालों का वर्चस्व चलता था, तो उसी समय से गिनती की जाती है 1, 2, 3, 4 करके। तो 100 साल की एक शताब्दी। तो ऐसे करके जब 8वीं शताब्दी में, देखो 8वीं शताब्दी के लगभग में कुछ घटनाएं हुई होगी ना,
जब 8वीं शताब्दी तक प्राचीन काल माना गया है और 8वीं शताब्दी के बाद यदि मध्यकाल माना गया है, तो 8वीं शताब्दी के अंतर्गत में कुछ घटनाएं हुई होगी कि नहीं? हाँ सर, एकदम कुछ न कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा। क्या परिवर्तन हुई होगी? तुम नहीं थे उस समय, थे तो उस समय हम भी नहीं। देखो 8वीं से पहले, ये 8वीं से 18वीं, ये लगभग है, सॉरी 8वीं से नहीं लिखा था, 8वीं तक ही, शुरुआत से जो 8वीं तक ये प्राचीन काल। और 8वीं शताब्दी के क्रम में जो है 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। किसका मृत्यु? इससे पहले मतलब सम्राट राजतंत्र था और शासक ताकतवर हुआ करते थे, और शासक का ही, राजा जो होते थे उसी का वर्चस्व चलता था। शासन जो है राजा के द्वारा चले जाते थे, राजा सर्वशक्तिमान राजा हुआ करते थे। कब तक? ये 8वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी तक जो है ये व्यवस्था चली गई। 647 में अंतिम मतलब उस समय के जो है ताकतवर शासक के रूप में हर्षवर्धन, सम्राट हर्ष थे, उसका ज्यादा वर्चस्व था। मध्य में आ गया ना। 647 ये हालांकि 7वीं शताब्दी ही है ना। 600 ईस्वी के बाद 7वां चला ना, 2000 के बाद 21वां सौ चल रहा है ना अभी। उसी प्रकार ये 7वीं शताब्दी की, यानी कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 7वीं शताब्दी में ही हो गई। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे समाज का स्वरूप जो है वो सामंतवाद की ओर बढ़ने लगा। पहले राजतंत्र, पूर्ण रूप से राजतंत्र था, राजा का ही तंत्र। उसके बाद सामंतवाद हो गया। सामंतवाद को आसान में समझोगे तो जमींदारी व्यवस्था, जमींदार जो होते थे ना वो सामंत होते थे। तो अब जैसे सामंत कैसे होते, कुछ कुछ फर्क भी होता था। अब जैसे मूल रूप से सामंत हुआ करते थे, जैसे कोई शासक है, कई प्रकार से सामंत बनते थे। कोई शासक है, दूसरे राजा उस पर आक्रमण किए, कोई राजा हार गए, तो हार जाने के बाद भी यदि वह जीते हुए शासक चाहे उस हारे हुए शासक से अपना संबंध बनाए रखे और कुछ दोस्ती संबंध स्थापित करके कुछ राज्य उसको भी दे दिया जाए। अब जैसे जो राजप्रता का आक्रमण कर लिया, अब तो हो गया उसका, फिर भी कुछ हिस्सा उसको दे देगा, उसको भी उस क्षेत्र का राजा बना देगा। राजा तो बन जाएगा, लेकिन वो राजा जीते हुए राजा के अधीन रहेगा, उसके अंदर रहेगा कि नहीं, उस सामंत हुआ करते थे। इसी प्रकार किसी को बहुत सारा जमीन दे दिया गया, कोई सैनिक ही है, उससे खुश होकर राजा उसको जमीन दे दी, उस जमीन का मालिक हो गया वो सैनिक, अब उतना दूर का वो राजा बन गया ना। ये सब सामंत हुआ करते थे। तो धीरे धीरे जो है समाज पर जो राजा का जो वर्चस्व था, धीरे धीरे सामंत जो है मजबूत होने लगे। सामंतवादी व्यवस्था से सबसे अधिक नुकसान किसानों का होता था। अब पहले लगान कौन वसूलते थे? राजा के लगान वसूलते थे। अब लगान जब सामंत वसूली करते हैं तो वह कुछ ज़्यादा लगान वसूली क्या करते थे। सामंत जो है बहुत सारे अपने पास भी लगान रखते थे, कुछ लगान राजा के पास भी देते थे। तो इस क्रम में जो है उसके द्वारा किसानों का काफ़ी अधिक शोषण किया जाता था। जमींदारी व्यवस्था जैसे थी और उस कारण से किसानों का काफ़ी अधिक नुकसान होता था, किसानों का शोषण होता था। तो वही बात जो सामंतवाद के साथ भी था। तो जब से समाज सामंतवाद की ओर थोड़ा बढ़ने लगा, राजा पर सामंत हावी होने लगे। अब एक राजा के अंतर्गत में बहुत सारे सामंत है, और यदि सारे सामंत एकजुट हो जाते हैं तो राजा को भी उसकी बात माननी पड़ती है। यानी कि राजा की शक्ति में कुछ कमी आई और सामंत का वर्चस्व जो है बढ़ने लगा, तभी से मध्यकाल आने लगी। तो इसलिए लगभग जो है 8वीं शताब्दी समाज था मध्यकाल की प्रवृत्ति हावी होने लगी थी समाज में। और ये मध्यकाल चली थी 18वीं शताब्दी तक। 18वीं शताब्दी में भी कुछ घटनाएं हुई थी, ध्यान है? परिवर्तन तो कुछ न कुछ हुआ होगा। 18वीं शताब्दी तो उतना पुराना नहीं है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का राज शुरू हुआ था ना। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, मालूम है सबको? किसी को नहीं भी मालूम है? ये बात सबको मालूम है। 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों से गुलाम कब हुए थे? 200 साल पहले। ये पढ़ा जाता है कि 200 साल की लंबी गुलामी के बाद 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। भाषण समय सुनता होगा। 200 साल पहले, कितने ईस्वी में? 1747 1747 ईस्वी में।
सर 1600 में तो इंडिया ईस्ट कंपनी की फिर स्थापना तभी तो हुआ होगा ना, तब 1900। तो पूरा 200 साल थोड़ी है कि पूरा 200 साल गिनती करके ही 200 साल के बाद लगभग 200 साल कहा जाता है, लगभग 200 साल कहा जाता है। तो 1757 ईस्वी में 1757 ईस्वी से अंग्रेजों की गुलामी शुरू हो गई थी। अंग्रेज भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिए थे। 1757 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। ध्यान है, नंबर 8वां क्लास में पढ़ा होगा, 8वां में ही पलासी का युद्ध हुआ था। कितनी ईस्वी में? 1757 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और अपने राज के एक साइड अंग्रेज होगा, एक साइड अपने राज का कोई होगा। कौन था? बंगाल के शासक थे। बंगाल के उसमें वहाँ बंगाल के शासक को नवाब कहा जाता था। बंगाल के शासक को नवाब कहा जाता था। तो नवाब थे सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किया भारत पर। एक कंपनी, अंग्रेज की एक कंपनी जो है भारत पर शासन किए 100 वर्ष तक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 ईस्वी तक। 1757 में जो है कब्जा किया बंगाल पे। सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुई थी, पलासी का युद्ध। उसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी वो सब उसी बंगाल का इतिहास जो पढ़ा होगा। शुरुआती अंग्रेज किस तरह से भारत पर कब्जा करते चले गए उसी समय में पढ़ा होगा। तो उसके एक सेनापति थे मीर जाफर। कभी कभी भाषण सब आती है, 15 अगस्त 26 जनवरी सब जो होती रहती है, तो उसमें जैसे कुछ नाम सब सुनता होगा भारत के। कुछ भाषण नहीं सुनती है, ध्यान नहीं देती है। भाषण कब खत्म होगा, बुनिया मिलेगा, घर जाएंगे, फिर आना रहेगा। बुनिया अच्छा नहीं लगता है तो किस लिए नहीं भाषण सुनती रहती है? बच्चे में तो वही होता रहता है। बच्चे सब कहाँ ध्यान उधर है, कहाँ सुनसान हो रहा है, निकल दे रहा है अंदर से प्रसाद। इधर ये बड़बड़ा रहे हैं माइक में, इधर होने रहा है। तो उसमें जो है ये बतलाए थे कि जैसे कहा था ना, जयचंद का नाम सुनता होगा, मीर जाफर का नाम सुनता है, कि देश के गद्दारों का नाम जब आता है ना तो इन दोनों का नाम चल जाता है। सुना है कभी? एक मीर जाफर का, एक जयचंद का। आज तक किसी भाषा में सुनी। मीर जाफर का 8वां में पढ़ाएंगे, भाषण में नाम नहीं आता है। ठीक है, अगला 15 अगस्त में तुम दे देना है। तो आज सुन लो, आज मीर जाफर के बारे में कम से कम सुन लो, कल जयचंद के बारे में भी सुन लेना। मीर जाफर जो थे सिराजुद्दौला के सेनापति थे, सिराजुद्दौला के। तो ये जो है अंग्रेजों से मिल गए थे। अंग्रेज उसको लोभ देते थे कि तुम हमको हमारी मदद करो तो हम तुमको यह बंगाल का नवाब बना देंगे। तो इस कारण से लोभ से भी जो है मीर जाफर जो है ये सोचे कि यदि अंग्रेजों की मदद कर देते हैं तो सिराजुद्दौला जो भी हो, भले वही शासक है, उसी के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन कम से कम नवाब तो बन जाएंगे। उतना लायक नहीं था। यदि उतना योग्य रहता तो उसके अंदर में कुछ ईमानदारी भी रहती ना। उतना योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी जो है लोभ के कारण जो है इधर मिल गए। परिणाम यह हुआ कि पराजित हो गए। कुछ और सभी कारण था। उस समय भारतीय सेना जो है काफ़ी वीर हुआ करते थे। भारतीय सेना ही नहीं थी, कमज़ोर हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज भारतीय की इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भी अंग्रेजों से पराजित हो जाया करते थे। कुछ बहुत सारे उस समय कारण सब थे। कुछ मतलब वहाँ अनुसार ये जो अस्त्र शस्त्र भी वहाँ के थोड़ा आधुनिक हुआ करते थे, भारत पुराने अस्त्र शस्त्र लड़ा करते थे, ये सभी कारण था। और दूसरा कारण ये कि आपसी में ईर्ष्या जो है भाव ये हुआ करते थे। अंग्रेज जो है कई को अपने पक्ष मिला लेते थे। मतलब तलवार, बर्छी, भाला ये सब हुआ अंग्रेजों सबके पास। बम बंदूक ये सब का ज़्यादा प्रयोग क्या करते थे वो लोग। तो इस सब कारण से तो मीर जाफर की गद्दारी कारण से, विश्वासघात के कारण से जो है सिराजुद्दौला जो है पराजित हो गए थे। अब मीर जाफर को बना दिया गया, जैसे कहा गया था। ये अंग्रेज भी यही चाहते थे। अंग्रेज जो है खुद शासन नहीं करना चाहते थे, किसी न किसी के माध्यम से शासन करवा करके खुद तो व्यापार करना चाहते थे। अंग्रेज यहाँ पर करना क्या चाहते? व्यापार करने के लाए थे। वे चाहते थे राजा कोई बने, लेकिन उसके पक्ष का होना चाहिए, व्यापार करने की छूट दे, इच्छा अनुसार व्यापार करने की।
जितना में सामान बेचना चाहते हैं बेचने दे, वो बीच में कुछ मतलब नहीं है, इस तरह से समस्या नहीं उत्पन्न करे, अपनी इच्छा अनुसार उसको लूटने दे, ऐसा चाहते थे। इसीलिए मीर जाफर को बना दिया गया। मीर जाफर योग्य व्यक्ति नहीं था, मीर जाफर संभल नहीं पाया। बाद में जो है मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम बना था। ये सब उस समय के इतिहास की बात है। मीर कासिम बना था। फिर मीर कासिम जब अच्छी तरह शासन करने लगा, अंग्रेज चाहते थे कि जो कोई व्यक्ति अच्छी तरह मतलब अब ये मीर कासिम सोचने लगे कि अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया जाए, अंग्रेज लूट रहे हैं बंगाल को। तो जब इस बात का पता अंग्रेजों को चलते तो फिर से संघर्ष होती है। वो संघर्ष जो है बक्सर के युद्ध में होता है। बक्सर जगह का नाम था, वहाँ पर होते हैं। पलासी में हुआ था, पलासी में हुआ था, फिर बक्सर में हुए। बक्सर के युद्ध में जो है पराजित हो जाते, उसमें और लोग भी इधर से थे। बक्सर के युद्ध के समय मतलब मीर कासिम था। मीर कासिम, इधर मीर कासिम था और एक शासक अवध का एक सुजाउद्दौला भी मिल गया था। इसके बाद एक शाह आलम जो थे मुगल बादशाह, वो भी थे। सब लोग मिलकर अंग्रेजों से लड़े थे, लेकिन अंग्रेज सबको पराजित कर दिए। उस समय अंग्रेजों की थोड़ा काफ़ी उसकी सेना सब अनुशासन पे था भी, और अस्त्र शस्त्र भी काफ़ी हुआ करते थे। यहाँ के लोग मतलब पुराने तरीके से संघर्ष किया करते थे। तो उसमें और भी कई कारणों से मतलब आपसी एकता में, अब जैसे आपस में सब लोग मिल भी जाते थे, लेकिन पूरी तरह से जो है एकजुट नहीं हो पाते थे। ये सभी कारण था। अंग्रेजों की जीत हो जाती है पूरे बंगाल पर, अंग्रेजों का जाता है। उससे बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसीलिए पहला नजर उसमें बंगाल पर ही पड़ा अंग्रेजों का। तो 1757 से जो अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था, तब से मध्यकाल समाप्त हो गया। आधुनिक काल जो है वहीं से गिनती की जाती है। आधुनिक काल जब से शुरुआत हुआ अंग्रेजों का शासन, तब से आधुनिक काल मनाया जाता है। 18वीं शताब्दी से आधुनिक काल। 8वीं तक मतलब शताब्दी से समझोगे, 8वीं शताब्दी तक प्राचीन काल, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकाल, और 18वीं शताब्दी से अभी तक जो है आधुनिक काल है। अब जैसे मध्यकाल जो हुआ था 8वीं शताब्दी से, तो उसको भी दो भाग में बांटा जाता है। 8वीं से 18वीं तक, आठवीं से 18वीं तक जो है मध्यकाल जो था, उसको दो भाग में बांट दिया गया है। पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इतिहास में जहाँ पूर्व उत्तर समझोगे, तो पूर्व का मतलब पूरा दिशा नहीं, मध्य, पीछे पीछे वाला मध्य का, उत्तर का आगे। जी। हाँ सर, सब ये लगता है। पूर्व मध्यकाल हुआ पहले। पूर्व मतलब पहले होता है, उत्तर मतलब बाद होता है। पूर्व मतलब पहले, उत्तर मतलब बाद। पहले। अब जैसे कोई घटना हुई है 6ठी शताब्दी में, कोई घटना हुई है 12वीं शताब्दी में, तो 6ठी घटना क्या हुआ? पूर्व की घटना हुई, और उसके उत्तर की घटना ये हुई। पूर्व और उत्तर। उत्तर मतलब बाद। कई जगह उत्तर का मतलब बाद, पूर्व का मतलब पहले। तो पूर्व मध्यकाल 8वीं शताब्दी से, यानी कि 8वीं शताब्दी का कोई ईस्वी दिया जाएगा तो 647 के बाद से धीरे करके लगभग 8वीं शताब्दी से जो है 13वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक पूर्व मध्यकाल हो गया था। और 13वीं शताब्दी के बाद से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, तो 13वीं तक केवल 13वीं ध्यान रखोगे। 8वीं से 18वीं तक तो है ही, उसमें 13वीं शताब्दी से पहले पूर्व मध्यकाल मान लिया गया, और 13वीं शताब्दी के बाद उत्तर मध्यकाल मान लिया गया। यानी कि 13वीं शताब्दी में भी कोई घटनाएं हुई होगी जिस कारण से उसका विभाजन किया जाएगा, जिस घटना के कारण कुछ शासन व्यवस्था बदला होगा। तो 13वीं शताब्दी में 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में कुछ हुई थी, मालूम है? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत ध्यान है? कुतुबुद्दीन ऐबक ध्यान है? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार ध्यान है ना दिल्ली का? दिल्ली का कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत की थे बनाना, इसलिए उसके नाम पर कुतुब मीनार रख दिया गया नाम। तो उस समय 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। और इससे भी पहले, अच्छा केवल आज ये समझ लो, उसके बाद ये जो है दूसरे से बताते हैं, क्योंकि इतिहास ही है, जिधर की ओर बढ़ने लगते हैं ना उधर ही चले जाते। ईटा पर कुछ लिखा रहता है, और उस समय भी कुछ लिखी हुई, कोई बातें लिखी हुई होगी। केवल आज बंटवारा बतलाते हैं। इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार हुई थी वो अगले बतला देंगे, समझा ना?
क्योंकि भारत के इतिहास स्वाभाविक से मतलब लंब हो जाते हैं, काफ़ी व्यापक हो जाते हैं, दूसरे विषय तो इतिहास ही व्यापक हो जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में होती है, ये बात ध्यान रखोगे। इसकी स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लिख दीजिए सर, सब याद ही नहीं रहेगा। लिखा भी देंगे बाद में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किए थे। अब कोई अपना राज्य स्थापित करते हैं ना, तो अपने राज्य का नाम रख देते हैं, इस नाम से उसका शासन चलेगा। दिल्ली सल्तनत, उसकी राज्य व्यवस्था का नाम दिल्ली सल्तनत रख दिया गया। दिल्ली सल्तनत हुई। उसके बाद से जो है 1206 में ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो थे कौन? शासक वो एक शासक थे जो मोहम्मद गौरी। हाँ, ये फेमस है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है वह भारत पर आक्रमण किए थे। इससे पहले मोहम्मद गजनबी आक्रमण किए थे। भारत तो क्या थी? सोने की चिड़िया थी। हाँ, धन संपत्ति यहाँ पर काफी अधिक थे। जिस किसी को भी धन संपत्ति की आवश्यकता पड़ जाती थी लूटने के लिए यहाँ आ जाते सर मतलब भिखारी आते थे यहाँ, अपना भिखारी नहीं आते थे, लुटेरे आते थे। भिखारी बोले सर, क्योंकि सोने का चिड़िया उसको लूट के गया तो भिखारी। भिखारी भीख मांग के जाते हैं। यहाँ पर लुटेरे लोग जो है लुटे जितने भी ये सब वास्तविक रूप में थे, लुटेरे को एक व्यंग के रूप में कहा जाता है। ऐसी बातें थी जो जैसे मोहम्मद गजनबी गौरी हुए, बाबर हुए, ये सब उसकी पेशा थी। जैसे जब बहुत सारे संदर्भ पढ़ोगे आदिवासी सब के संदर्भ में भी, और ये कौन सब थे, मंगोल और सब जनजाति सब जो थे, वो सब बहुत सारे जनजाति लुटेरे थे ही। उसकी एक आजीविका थी ये, मतलब लूटना एक पेशा था। सर दूसरे देश में फिर क्यों नहीं? तो आप जाएंगे लूटने के लिए, कहाँ जाएंगे? गरीब बस्ती में थोड़ी जाएंगे कोई लूटने के लिए। आएंगे तो अमीर बस्ती में। तो भारत क्योंकि भारत उसमें बहुत धनी संपन्न था। भारत उस समय बहुत धनी संपन्न देश था। तो इसीलिए जो है उन लोगों के द्वारा, जैसे मोहम्मद गौरी जो आए थे, तो उन्होंने भारत में शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। लुटेरे थे लेकिन शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। उसकी मृत्यु हो जाती है 1206 में। उसी के स्थान पर उसके गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उसके गुलाम थे, नौकर, सेनापति थे। तो गुलाम थे, तो उन्होंने ही जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो 1206 से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उससे पहले की घटनाएं, 1206 से पहले लगभग हिंदू शासक थे। 1206 से पहले हिंदू शासक थे। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान थे अंतिम। पृथ्वीराज चौहान का ही युद्ध होता है मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी हार जाती है। तो पहली बार पराजित हो जाते हैं। दूसरी बार में पृथ्वीराज चौहान उतना सतर्क नहीं होते हैं। कुछ जयचंद जो थे तो वो मदद नहीं करते। वो सब बातें कल बतला देंगे। मदद इस सब कारण से उसके पराजय हो जाती है। उसके बाद से मुस्लिम का शासन जो है यहाँ से शुरू होता है 1206 ईस्वी से। वहीं से 1206 ईस्वी के आगे वाली हो गई उत्तर मध्यकाल। उस उत्तर मध्यकाल में एक दिल्ली सल्तनत हुआ 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। 1526 जब तक कि बाबर का आक्रमण नहीं हुआ था। बाबर का आक्रमण होता है, बाबर पराजित करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, उसका नाम था इब्राहिम लोदी, उसको पराजित करते हैं। उसके बाद से जो है बाबर का शासन शुरू होता है। बाबर अपने वंश का नाम मुगल वंश रखते हैं, वहीं से मुगल वंश शुरू होता है 1526 ईस्वी से। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत, और 1526 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक मुगल वंश। हालांकि मुगल वंश का प्रभाव जो है औरंगजेब के बाद कम हो गया था, अंग्रेजों का ही प्रभाव चलता था। लेकिन अंग्रेजों का राज शुरू हुआ 1757 ईस्वी में। अब मुगल वंश इसीलिए 1757 ईस्वी तक मान सकते हैं। अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर। हालांकि उसकी कोई प्रतिष्ठा खास थी नहीं। औरंगजेब के बाद कोई मुगल शासक सब उतने ताकतवर हुए नहीं जो कि राजा कहला सके। लेकिन फिर भी चूंकि उसी का वंश चला था।